आप लोगों ने एक कहावत कई बार सुनी होगी कि इज्जत कमाने में बहुत टाइम लग जाता है पर गंवाने में चंद लम्हे ही काफी हैं। तो इसलिए इंसान जो है अपनी इज्जत को काफी अच्छे से सहज कर रखता है। और वो कैसे बनती है? जब वो लाइफ में बहुत लंबे समय तक अपने आप को एक सही डायरेक्शन में लगाकर एक सोसाइटी के हिसाब से या सही दिशा में चलकर एक अपनी पोजीशन बनाता है समाज में। तो एक तरीके से उसको लोग अच्छी नजर से देखें, वो एक तरीके से इज्जत बोली जाती है। पर लेकिन ये लंबे समय से कमाने के बाद भी अगर छोटी सी भी कोई गलती हो जाए तो ये जरा सी देर में धूमित हो जाती है। ऐसी कंडीशन अभी देखने को मिली यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अंदर। दिल्ली पुलिस में एक एएसआई थे जिनको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बोलते हैं। इनको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया था। बहादुरी का अवार्ड होता है जो हमारी कंट्री में दिया जाता है। तो ये अवार्ड इनको मिला था। पर लेकिन फिलहाल अभी 2 करोड़ रुपए का एक्सटोर्शन मनी के निकालने के चक्कर में इनके एक तरीके से उन्हें कहते हैं कि इसे जबरन वसूली करना। तो इनके द्वारा ऐसी हरकतें की जा रही थी। उन्हें बोलते हैं कि मैं ये तुम्हारा काम ऐसे हो जाएगा, अगर ये काम करना चाहते हो तो इतनी रिश्वत दे दो। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो उसके चलते यहां पर अभी इनको पकड़ा गया एक्सटोर्शन मनी लेते हुए, और उसी के चक्कर में अब यहां पर इनका गैलेंट्री अवार्ड भी जाने वाला है। तो ये इस तरीके के जो केसेस हैं, अगर आप लोग एथिक्स का पेपर भी यूज कर रहे हैं तो वहां पर भी जो करप्शन के चार्जेस हैं उसके बारे में अगर आप लोग बात करें तो उनको यूज कर सकते हैं। और ये एक अच्छा उदाहरण होगा आप लोगों के सामने कि फ्यूचर में अगर किसी भी सर्विसेज में आप लोग जाते हैं तो कम से कम ये एक ऐसी चीज जरूर रखिएगा कि अपनी ईमानदारी के पैसे से ही अपनी लाइफ को आगे लेकर चलना है। बेईमानी का पैसा अगर आप लोगों के पास में होगा तो वो कभी भी फले फूलेगा नहीं। बेईमानी का पैसा कुछ टाइम के लिए आप लोगों को अच्छी जिंदगी दे सकता है, पर लेकिन उसके बाद में उतनी ही बुरी जिंदगी आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसी कंडीशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। और उदाहरण इसलिए भी अच्छा है यहां पर ये क्योंकि गैलेंट्री अवार्ड ऑलरेडी इनको मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके का ऑप्शन अगर यूज करोगे तो एग्जामिनर भी यहां पर समझेगा कि हाँ समझ रहा है चीजों को, किस पॉइंट को लिखना चाह रहा है। तो ये चीजें एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ से सही है अपनी जगह पर, लेकिन आप लोग अपनी लाइफ में भी इनको इंप्लीमेंट कीजिएगा। कम से कम अगर एसएलवी फैमिली से आप लोग पढ़कर जा रहे हैं तो ये एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि लाइफ में कभी भी किसी से रिश्वत नहीं लेनी है और करप्शन नहीं करना है। कम से कम ये एक ऐसी चीज है जो आप लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, और यही आप लोग मेरी फीस भी समझिए, अगर आप लोग इसको एज ए फीस के तौर पर भी देख सकते हैं तो ये चीज आप लोग लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर ये देखिएगा, मैप में जाकर निहारेगा। और जब भी मैप बेस्ड क्वेश्चन देता हूं तो इसका मतलब होता है कि आसपास वाला एरिया भी आप लोगों को जाकर देखना है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर चुकची सी कहां पर ये लोकेटेड है, जाकर देखिएगा, आसपास वाला रीजन भी जाकर देखिएगा। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। और देखिए जैसे जैसे आप लोग रेगुलर न्यूज़पेपर अगर सुनते हैं तो सबसे अच्छी बात ये होती है बहुत सारी चीजें यहाँ पर रिवीजन होती है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा आर्टिकल में, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्या क्या चीजें यहाँ पर आप लोगों को रिवीजन के पॉइंट ऑफ से देखने को मिल रही है। जो पहला आर्टिकल है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखेंगे यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं तो कई सारे पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल बताऊंगा और कुछ यहाँ पर रिसेंट के अभी जो चीजें न्यूज में है वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर अभी बनाया जा रहा है किस तरीके से वो चीजों को लेकर चल रहे हैं। इसी के साथ में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में जिक्र किया गया है तो इस आर्टिकल के ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। आज का एक बेहतरीन आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं जो कि यहाँ पर ये वाला आर्टिकल है। इसमें अभी रिसेंटली हमारी कंट्री की गवर्नमेंट में जो खासकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये बोला गया कि हम लोग आज की डेट में जैसे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप या फिर दूसरे एग्रीमेंट है उसका पार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी वजह से हमारी कंट्री को पास्ट में बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। तो राइटर जो है वो काफी अच्छे से एक्सप्लेन यहां पर कर रही है। वो ये बता रही है कि ऐसा नहीं है, ये जो स्टेटमेंट दी जा रही है वो अपनी गलतियां छुपाने के लिए दी जा रही है। और इन्होंने यहां पर ऐसा नहीं है कि यहां पर जो गवर्नमेंट को एक तरीके से ओनली यहां पर बीजेपी को या फिर पर्टिकुलर एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट किया है। इन्होंने एक न्यूट्रल आर्टिकल यहां पर ये लिखा है। अच्छी बात यहां पर ये क्योंकि इसमें कांग्रेस की भी गलतियां बताई है और बीजेपी की गलतियां बताई है, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल लिखा है। तो इसलिए काफी अच्छा ये आर्टिकल मुझे लगा। नेक्स्ट यहाँ पर दवाई के बारे में बात की जा रही है तो हल्का सा नजर डालेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी हल्का सा ओवरव्यू आप लोगों को होना चाहिए कि चल क्या रहा है दुनियादारी में। अभी रिसेंटली यूएसए के इलेक्शन हुए तो यूएसए के इलेक्शन में यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया के एक पर्टिकुलर राज्य के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर किस तरीके की कंडीशन है और कैसे कैसे लोग जो है यहाँ पर आज के डेट में जो जीत कर आए हैं। तो वो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। आज है मंडे और मंडे को ये एक आर्टिकल आते हैं, जो भी एडिटर को लेटर लिखते हैं उनको रिप्लाई करते हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये आज का कार्टून है, अभी देखेंगे और ये है डेटा पॉइंट, इसके ऊपर भी नजर डालेंगे। एक क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दूंगा आंसर राइटिंग का जो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। इसके साथ में सैटरडे में बहुत सारे बच्चों के द्वारा अच्छे से आंसर लिखे गए जो मैंने आप लोगों को निमंत्रण दिया था, और जो एथिक्स का क्वेश्चन दिया था वो भी आप लोगों ने काफी अच्छे से अटेम्प्ट किया। और एथिक्स का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि यूपीएससी वाले ही लिखा कीजिए, आप लोग भी उनको लिख सकते हैं क्योंकि उसमें ये दिखाया जाता है कि सोसाइटी में कैसे एक अच्छा
एक बिहेव आप लोगों को रखना है, कैसे आप लोग एक लीडरशिप की क्वालिटी अपने अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो वो अगर नॉर्मल किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी नहीं करें तो कॉमन सेंस की बेसिकली चीजें यूज की जाती हैं, तो आप लोग सब उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग भी देखिए, क्योंकि उसमें दिखाया जाता है कि सोसाइटी में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो एक एथिक्स, एक नैतिक शिक्षा है बेसिकली, आप लोग ये समझ के चलिए, जो कि एक इंपॉर्टेंट है सबके लिए। ओके, आज का जो आप लोगों का यहाँ पर ये बेसिकली कार्टून है, ये क्या दिखा रहा है, ये आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर ये बेसिकली वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है, एक फूल है यहाँ पर किनारे पर, जो कि यहाँ पर सिंबल है वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल पार्टी, और यहाँ पर एक तरीके से बहुत साइक्लोन या फिर तूफान आप लोग बोल सकते हैं, जिसमें कमल दिखा रहे हैं, यानी कि एक तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर बीजेपी है, वो यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर हावी पड़ने वाली है, ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, आप लोग इसको लिखने की कोशिश करिएगा 40 से 50 शब्दों में, बाकी जो भी होगा वो आगे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ओके, तो आइए एक एक करके आर्टिकल देखते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर देखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके बाद में चीजें देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। हमारी कंट्री में अगर आप लोग बोलिए कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी वर्ल्ड में कौन सी है, तो वो है इंडिया। डेमोक्रेसी क्या मतलब होती है, डेमो यानी कि एक तरीके से जनता का रूल, डेमोक्रेसी, डेमो मतलब जनता और क्रेसी माने रूल, तो जनता का रूल, इसीलिए कहा गया है डेमोक्रेसी की अगर डेफिनेशन आप लोग देखोगे तो जनता का, जनता के लिए और जनता का द्वारा किया गया शासन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र आप लोग बोल सकते हैं हिंदी में। तो उसी लोकतंत्र के बारे में बात की जा रही है। लोकतंत्र की जो सबसे नीची इकाई है वो कौन सी है, लोकतंत्र की सबसे नीची इकाई हमारी कंट्री में देखिए तो है पंचायत, पंचायती राज सिस्टम जिसको आप लोग बोलते हैं। पंचायती राज सिस्टम हमारी कंट्री में कैसे आया, तो उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो पहले इसके बारे में बात करता हूं, फिर आर्टिकल के अगले आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल न्यूज में किस लिए है, वो इसलिए है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अभी बताया गया है कि लोकल लेवल पे इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसी के चलते यहां पर ये न्यूज में है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं, पंचायती राज सिस्टम हमारी कंट्री में किस अमेंडमेंट के थ्रू आया, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था हमारी कंट्री में, 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में, तो तब यहां पर हमारी कंट्री में पंचायत बनी। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बनाया गया यहां पर, ये ग्राम सभा जो हमारी कंट्री में लाया गया ग्राउंड लेवल पर, जिसके थ्रू पंचायती राज सिस्टम हमारी कंट्री में काम कर रहा है। तो ये स्टेट के जो बेसिकली जो स्टेट के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सॉरी इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट होते हैं, वो यहां पर इसके इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। ये याद रखिएगा, आप लोगों ने देखा होगा कई सारी ऐसी स्टेटमेंट एग्जाम में देखने को मिल जाती हैं कि यहां पर पंचायत के इलेक्शन भी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराते हैं, नहीं, इसके लिए स्टेट के इलेक्शन कमीशन बनाए गए 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। 73rd यानी कि 73वां संविधान संशोधन किया गया पंचायत के लिए और 74वां संविधान संशोधन किया गया म्युनिसिपैलिटी के लिए। तो ये दोनों संशोधन हमारी कंट्री काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो 73वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, ये यहां पर हमारी कंट्री में बेसिकली पार्ट 9 इसके द्वारा ऐड किया गया। ये याद रखिएगा, यहां पर पार्ट 9 है और जो ऐड किया गया वो 11th शेड्यूल है, यानी कि अगर ये जो यहां पर ये 1 डंडा इधर आप लोग ले जाएंगे x के इधर, तो ये 11 बन जाएगा। तो ऐसे याद रख लीजिएगा, यानी कि अभी पेन नहीं चला पा रहा हूं तो वरना आप लोगों को लिख के दिखाता। यानी कि अगर इसको यहां से हटा के आप लोग जैसे यहां से इसको हटाइए और इसको आप लोग इधर लेकर जाइए, ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या बन गया, ये शेड्यूल बन गया, ठीक है। पर लेकिन ये क्या है आप लोगों का, ये है आप लोगों का पार्ट। तो इस तरीके से बेसिकली दिखाने की देखो यूज हो बिना पेन के भी काम हो गया, ठीक है। तो पार्ट कौन सा है, पार्ट 11 है, और शेड्यूल कौन सा है, शेड्यूल उस पार्ट 9 है, और शेड्यूल कौन सा है, शेड्यूल 11 है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा हमारे संविधान में। तो पंचायती राज सिस्टम जो हमारे संविधान में इंक्लूड किया गया है, तो टोटल मिलाकर 16 आर्टिकल इंक्लूड किए गए हैं। आर्टिकल कहां पर है, मेन आर्टिकल है 243 में, फिर यहां पर ABCDFGHIJ के ये स्टार्ट हो जाते हैं। तो टोटल मिलाकर 16 आर्टिकल ऐड किए गए हैं। और मैंने जब पॉलिटी आप लोगों को पढ़ाई, उस पॉलिटी में मैंने आप लोगों को बार बार ये बात बताई है कि जब भी आप लोग यहां पर देखिए आर्टिकल के आगे अगर कोई कैपिटल लेटर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि संविधान में संशोधन कर उसको ऐड किया गया है, ठीक है। जिस किसी ने पॉलिटिकल लेक्चर आज तक नहीं देखे हैं, वीडियो के नीचे पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 180 करीब लेक्चर हैं, जाकर देखेगा, सारी पॉलिटी में कोई भी डाउट फ्यूचर में नहीं रहेंगे। तो ये तो हो गया संविधान संशोधन के बारे में। अब थोड़ा आर्टिकल के बारे में जानते हैं। आर्टिकल में ये बात बोली गई है कि अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन आने वाले हैं, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी कैसे है, यानी कि कैसे यहां पर एक तरीके से अपॉर्चुनिटी बोला गया हमारे लिए। अपॉर्चुनिटी ऐसे है कि आने वाले टाइम में अगर आप लोग यहां पर ये इलेक्शन को कंडक्ट कराते हैं तो जनता जाकर वोट डालेगी और जनता अपने नुमाइंदों को चुनेगी और वो नुमाइंदे आगे चलकर वहां पर पॉलिसीज बनाएंगे। तो एक तरीके से जनता के हिसाब से काम होगा वहां पर, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये, हमारी कंट्री में जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, पर लेकिन रिसेंटली अभी इस राज्य को हम लोगों ने चेंज कर 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए आज के डेट में हमारी कंट्री में कितने राज्य हैं बताइए, 28 राज्य हैं। यूनियन टेरिटरी कितनी है, वो भी 8 है, ठीक है।
वो कैसे 8, वो जाकर देखेगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। दादर एंड जो वो सॉरी दमन एंड दियो, दादर एंड नगर हवेली वाला जो एरिया है, आप लोगों को याद है, मैंने पढ़ाया भी था, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पर हमारी जो कंट्री में अभी यूनियन टेरिटरी है वो 8 यूनियन टेरिटरी बन गई है। चलिए कंफ्यूजन ही दूर कर लीजिए आप लोग एक बार। यहां पर देखिए ऊपर हो गया जम्मू एंड कश्मीर जो नई यूनियन टेरिटरी बनी है, और एक बना है लद्दाख। दो तो ये हो गई, एक हो गई दिल्ली चंडीगढ़ हो गई, दमन एंड दीव हो गया, दादर एंड नगर हवेली हो गया, इनको मर्ज कर एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। लक्षद्वीप हो गया, इधर ये हो गया आप लोगों के लेफ्ट साइड में लक्षद्वीप हो गया, राइट साइड में पौंडीचेरी हो गया, और अंडमान निकोबार हो गया। ये हो गया यहाँ पर दिल्ली हमारी कैपिटल। तो टोटल मिलाकर कितनी यूनियन टेरिटरी है? टोटल मिलाकर 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो अभी यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया के बारे में। तो यहां पर 2 यूनियन टेरिटरी नहीं बनाएगी हमारी कंट्री में 5 अगस्त 2019 में। तब से लेकर अब यहां पर पहली बार ये प्रॉपर वे में इलेक्शन होने वाले हैं पंचायती राज सिस्टम के, जो कि 28 नवंबर को शेड्यूल किए गए हैं। आज है 23 नवंबर जब हम लोग ये आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर फर्स्ट टाइम यहां पर ऐसा होने वाला है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो किया गया था वो प्रॉपर ऑपरेशन में यहां पर लाया जाएगा। और प्रॉपर ऑपरेशन में किस लिए बोला गया? क्योंकि अभी रिसेंटली यहां पर अमेंडमेंट किया गया था पंचायती राज सिस्टम में जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके अंदर, और यहां पर एक नया सिस्टम ऐड किया गया था, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इन ईच डिस्ट्रिक्ट, डीडीसी बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने के लिए काउंसिल बनाई जाती है। और काउंसिल एक इलेक्टेड बॉडी होती है और कमीशन एक अपॉइंटेड बॉडी होती है। तो काउंसिल और कमीशन में क्या डिफरेंस होता है? काउंसिल एक इलेक्टेड बॉडी होती है और कमीशन एक अपॉइंटेड बॉडी होती है। तो इसको यहां पर स्टेब्लिश किया जा रहा है 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, यानी कि एक तरीके से एक हो गया तहसील, एक हो गया सॉरी गांव के लेवल पर एक तहसील और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर। तो पूरा पंचायती राज सिस्टम हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया जा रहा है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। तो यहां पर जो इलेक्शन किए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के 280 कैंडिडेट यहां पर लड़ेंगे। इलेक्शन जो यहां पर होंगे बाई इलेक्शन, ये यहां पर 12,000 के करीब पंचायत जो सीट हैं उनके लिए बाई इलेक्शन होंगे। इसी के साथ में 230 के करीब अर्बन जो बॉडीज हैं उनके लिए इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे। तो टोटल ये ग्राउंड लेवल पर जो इलेक्शन होगा, तो ग्राउंड लेवल पर एक डेमोक्रेसी आने वाली है। तो पीसफुल एक तरीके से पार्टिसिपेटरी इलेक्शन, यानी कि सब शांति में पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में। तो एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट एक साइन होगा आने वाले टाइम में इंडियन डेमोक्रेसी जो कि यहां पर इंप्लीमेंट होती है आप लोगों को नजर आएगी। पर लेकिन यहां पर देखने वाली बात है कि शांति बन कैसे पाती है। शांति बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है? तो काफी अच्छे स्टेप उठाए गए हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर जो जैश ई मोहम्मद है उनके जो टेररिस्ट हैं जो कोशिश कर रहे थे हमारी कंट्री में घुसने की, और घुसकर भी कहां से आए थे आप लोग देखिए, यानी कि चूहे बन गए हैं धरती में से, खोद कर धरती को खोद कर यहां पर ये निकल कर आ रहे हैं। तो ये इस तरीके से समझिए, तो इन चूहों को पकड़ कर मारा गया। यानी कि आप लोग ये समझिए जो पर्सन यहां पर बैठकर ये 150 मीटर के लगभग जो जमीन खोदकर यहां पर निकल के इंसान आए, अगर वो इंसान बैठकर कुछ प्रोडक्टिव काम करता है इतने टाइम में, तो कुछ अच्छा एक प्रोडक्टिव स्टेप देखता, सोसाइटी में कुछ प्रोग्रेस लेकर आता। पर ये गड्ढा खोद रहा है, आते ही जान भी चलेगी, गड्ढा खोदना तो बेकार हो गया ना, है? तो इस तरीके से आप लोग समझिए। तो यानी कि एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए अगर कोई हरकतें करता है तो इनडायरेक्ट वे में अपने आप को पीछे लेकर जाता है। तो यहां पर ये हरकतें की गई, तो हमारी कंट्री ने, हालांकि जो हमारी कंट्री की फोर्सेज हैं, आर्मी के जवान हैं, उन्होंने इसको नस्ते-नाबूद कर दिया। तो ये एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया, एक अच्छी बात है। अब यहां पर इलेक्शन जो है पीसफुल हो पाएंगे। वायलेंस फ्री इलेक्शन है बट नॉट सफिशिएंट फॉर द वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। बोला गया कि इलेक्शन में वायलेंस नहीं होगा, अच्छी बात है कि हाँ यहां पर कोई उल्टी सीधी हरकतें नहीं होगी, पर लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है हमारी कंट्री की लोकतंत्र के लिए। रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर कई सारे एंटी नेशनल और सेपरेटिस्ट जो माइंडसेट के लोग हैं वो यहां पर चुनकर आ सकते हैं। वो लोग खासकर जो चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर को हमारी कंट्री से, मेन कंट्री से अलग करना। तो नेशनल इंटीग्रेशन का जो प्रोसीजर है उसमें ये पर एक तरीके से रास्ता रोक सकते हैं, ऐसी एक्टिविटी यहां पर हो सकती है। तो जनता के लिए सामने यहां पर पोजीशन क्या है? जनता के लिए यहां पर ये आर्टिकल लिखा जा रहा है कि जनता को सोच समझकर अपने नुमाइंदों को चुनना पड़ेगा। ऐसे लोगों को चुनना पड़ेगा जो कि जम्मू कश्मीर की प्रोग्रेस के लिए बात करें। ऐसे लोगों को चुनना पड़ेगा जो कि एक तरीके से पूरी कंट्री के लिए भी रिस्पेक्टफुल हो और पूरा एक एकोमोडेटिव और एक तरीके से रिस्पेक्टफुल एक पर्टिकुलर एरिया में यहां पर पीस आप लोगों को देखने को मिले, उस तरीके से आप लोगों को चलना पड़ेगा। और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए भी यहां पर रीजनल में जो रीजन है जो जम्मू एंड कश्मीर वाला, वहां पर शांति रहे, एक तरीके सौहार्दपूर्ण माहौल बने, बच्चे स्कूल में जाएं, हॉस्पिटल रहे प्रॉपर वे में, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए। तो ऐसे माहौल के लिए जो वहां पर प्रोवाइड करा सकते हैं ऐसे लोगों को चुनना पड़ेगा। और वो कैसे चुने जाएंगे? उनके ही बीच के वो लोग होंगे जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, तो उनको समझना पड़ेगा, तो तभी जाकर चीजें यहां पर सुधर पाएंगी। आप लोगों को देखने को मिल सकता है कई सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कोएलिशन करती है। सबसे गंदी चीज मुझे पता है क्या लगती है पॉलिटिक्स की? जिस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ लड़ रहे होते हैं उसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में हाथ मिलाकर वो दंगल में खड़े होते हैं कि हाँ भैया ये हमारे साथ में, अब हम गवर्नमेंट बनाएंगे। पास्ट में पीडीपी एंड आज के में अगर बात करें, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ में मिल गई हैं। ये वही पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो अब तक लोगों को बेवकूफ बनाकर इलेक्शन जीतते हुए आ रहे थे। सेम कंडीशन आप लोग यहां पर देखते हैं।
अभी फिलहाल इनके द्वारा बीजेपी के साथ में अलायंस भी किया गया था, ठीक है। तो ये भी यहां पर देखते हैं, अब पहले जो बीजेपी मिलकर साथ में गवर्नमेंट बना रही थी, आज वही बीजेपी इनको यहां पर ब्लेम भी कर रही है। सेम कंडीशन आप लोग कांग्रेस की देख सकते हैं, जहां जहां पर कई जगह गाली देते हुए एक दूसरे को नजर आते हैं, वो फिर एक दूसरे के साथ में मिले हुए नजर आते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में बोलूं तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जनता का बेवकूफ काटती है और जनता बेवकूफ बनती आती है और वो अपना रोटियां सेक कर 5 साल मजे लेकर चले जाते हैं। तो ये जनता को समझना पड़ेगा कि उनके एरिया के लिए कौन अच्छा है, कोई और उनका आकर नहीं बताएगा कि उनके एरिया के लिए कौन अच्छा है। तो जनता को चीजें समझ में आएंगी तो चीजें यहां पर प्रॉपर वे में चलेंगी, तो वो समझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। इसी के साथ में अगर बात करें, यहां पर जो लीडर है यहां पर वो क्या कर रहे हैं, वो एक अलग ही गाना गा रहे हैं। उस गाने के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। यहां पर बेसिकली स्पेशल स्टेटस को फिर से लाने की बात करें और इसको बोला गया यहां पर गुपकर डिक्लेरेशन। गुपकर डिक्लेरेशन को थोड़ा सा आप लोग समझिए, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। गुपकर डिक्लेरेशन क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। गुपकर डिक्लेरेशन वो डिक्लेरेशन है जिसने हमेशा अपोजिशन में रहने वाले लोगों को भी एक साथ में लाकर खड़ा कर दिया। आखिर कैसे, समझिए आप लोग इसको। गुपकर डिक्लेरेशन का फर्स्ट और सेकंड 2 डिक्लेरेशन अब तक लाए जा चुके हैं। पहला जो गुपकर डिक्लेरेशन लाया गया था, आर्टिकल के अंदर नहीं है, ये सारी एक्स्ट्रा चीजें, खासकर जैसे ये वाला पॉइंट हो गया और ये हो गया, ये सारे डायरेक्ट एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जो आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इसको बोलते हैं। तो गुपकर डिक्लेरेशन जो फर्स्ट था हमारी कंट्री में जब लाया गया, ये लाया गया था अगस्त 4, 2019 में, जब यहां पर आर्टिकल 370 को चेंज करने की बात की जा रही थी। तो मैसिव डिप्लॉयमेंट किया गया हमारी कंट्री में सिक्योरिटी फोर्स का जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में, और जो टूरिस्ट थे उनको वहां से निकाला गया। तो गुपकर डिक्लेरेशन लाया गया था कि भैया ये चीजें रोको जो यहां पर जम्मू एंड कश्मीर में चल रही है, ठीक है। तो पहला गुपकर डिक्लेरेशन ये था। गुपकर डिक्लेरेशन जो सेकंड पार्ट है वो क्या लाया गया, सारी पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठा हो गई, यहां पर उनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट दी गई कि वो ये चाहते हैं कि इनको रिस्टोर किया जाए। किसको, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 को रिस्टोर किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन जो है जम्मू एंड कश्मीर का जो हटाया गया था, अलग से संविधान था जम्मू एंड कश्मीर का, उसको रिस्टोर किया जाए और जम्मू एंड कश्मीर को फिर से एक राज्य बनाया जाए, ताकि फिर से यहां पर जो ये नंगा डांस अब तक पॉलिटिकल पार्टी यहां पर करती थी वो फिर से करना स्टार्ट कर सके। मैं रियलिटी में बोल रहा हूं यार, अगर पॉलिटिकल पार्टी सुधर जाए थोड़ी सी तो बहुत सारी चीजें सुधरती हुई नजर आए। पॉलिटिकल पार्टी हमेशा अपने फायदे के लिए काम करती है और वही कंडीशन आप लोग देखिए 1950 में अगर आप लोग मोटे मोटे तौर पर लगाकर चलिए अपनी कंट्री को, तो 20 साल तो इधर और 50 साल उधर, तो 70 साल से भी ऊपर आज के डेट में चीजें हो चुकी हैं। पर लेकिन लोगों की हालत कैसी है, वो ऐसी की ऐसी, ऐसा लगता है कि बाबा आदम के जमाने में जी रहे हैं। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो तो उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे विदेशों में जा जाकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और पॉलिटिकल पार्टी वो जो नॉर्मल जनता है, नॉर्मल जनता बैठी है बेचारी ऐसी। तो जनता को अब उन लोगों को चुनना है जो उनके फायदे के बारे में यहां पर काम करें। हाँ, एक बात आप लोग बोल सकते हैं, आर्टिकल 370 को हटाने का तरीका गलत था, पर लेकिन आर्टिकल 370 को हटाना ये बिल्कुल सही था, क्योंकि अब तक उसी के नाम पर दुनिया भर का पैसा यहां पर जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी के पास में जाता है और उसको जरा सा भी ग्राउंड लेवल पर यूज नहीं किया जाता है। अगर यूज किया जाता तो आज के में वो कंडीशन नहीं रहती होगी, वो कंडीशन नहीं रहती। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो यहां पर अगर बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह बोला कि गुपकर जो डिक्लेरेशन है वो एक तरीके से गांधीयन आइडियोलॉजी को फॉलो करके चलेगा। हम लोग स्ट्रगल करेंगे अपने बेसिकली नॉन वायलेंस के तरीके से, ना कि हम लोग पत्थर और बुलेट यूज करेंगे यहां पर। तो ये बातें इनके द्वारा बोली गई है, ठीक है। तो ये कंप्लीटली एक डिक्लेरेशन था जिसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इसके बारे में बोला गया है कि यहां पर इसको इंप्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे, तो इसके ऊपर फोकस कर यहां पर चलेंगे। तो जो आज की डेट में अगर बात करिए, कांग्रेस ने भी यहां पर काफी एक स्टेप उठाया। जब इन्होंने गुपकर डिक्लेरेशन यहां पर किया तो कांग्रेस ने भी इनसे अपना नाता तोड़ लिया, वरना कांग्रेस भी इनके साथ में मिलकर काम कर रही थी। तो कांग्रेस जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी आज के डेट में अपनी डूबती हुई नैया को सहारा देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको भी पता है उनका एग्जिस्टेंस जो है वो खत्म होता जा रहा है। कोई प्रॉपर लीडरशिप नहीं है पार्टी में, इंटरनल कोई डेमोक्रेसी नहीं है, तो इसकी वजह से काफी बुरी कंडीशन आप लोगों को कांग्रेस की देखने को मिलती है। तो ये सिचुएशन कहां से निकल कर आती है, ये आती है कि इंटरनल डेमोक्रेसी न होना पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। अगर आप लोग बात करें, जैसे आज के दिन में अगर आज के दिन में बोले कि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर एक चाय बनाने वाले हैं, ठीक है, तो जय भी है, जो भी उनके बारे में जो भी चीजें हैं वो अपनी जगह है, पर लेकिन एक नीचे से निकल के बंदा एक हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंच गया। तो भले ही कुछ भी आप लोग बोलिए, पर एक इंटरनल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर है। आज की डेट में उनके द्वारा चीजों को कंट्रोल कर लिया गया अपने हाथ में, वो एक अलग बात है, पर लेकिन वो वहां तक पहुंच गए तो वो बड़ी बात है। ऐसी चीज आप लोगों को कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी में देखने को मिलेगी। वहां पर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। अगर वहां पर इंटरनल डेमोक्रेसी आ जाए तो वहां पर भी अच्छे अच्छे लीडर हैं जो बाहर निकल कर आ सकते हैं, पर लेकिन ऐसा नॉर्मली जब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। यानी कि जो इंसान कैपेबल है उसको वो पोस्ट दो ना, दूसरे को क्यों पोस्ट देने के पीछे पड़ो, ये बेसिकली बोलने का चक्कर है यहां पर। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये बोल रहा हूं कि कोई वहां पर कैपेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब ऑलरेडी जनता उनको नकार चुकी है कई बार, तो तब किसी और को आप लोग टाइम दीजिए, कोई और तब तक वो अपना काम करे बैकग्राउंड में, फिर कोई और निकल कर आए। तो इस तरीके से होना चाहिए।
कोई भी किसी पर्टिकुलर पर्सन को एक तरीके से हाथ करने का मेरा कोई यहां पर मतलब नहीं है। कभी बोलने लगो सर बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, सर कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहे हो। मैं बेसिकली एक नॉर्मल एक जो व्यू है, जो पॉलिटिकल जो पार्टीज है उनको लेकर जो राइटर भी यहां पर बताना चाह रहे हैं कि जनता को अपने बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, ना कि एजेंडा पॉलिटिकल मुद्दे को लेकर उसके ऊपर फोकस देना चाहिए। जो वहां पर काम कर सकता है उसके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए। तो गवर्नमेंट को यहां पर एनकरेज करना चाहिए, वाइडेस्ट जो वोटर पार्टिसिपेशन है, इनके ज्यादा से ज्यादा वोटर यहां पर वोट डाले लोग। इसी के साथ में कंपेन जो है उसको करने दिया जाए, उसको अनरिस्ट्रिक्टेड रखें। जैसे पहले कंपेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था, कई सारी पॉलिटिकल पार्टी ने बोला कि हम लोग को कंपेन नहीं करने देते हैं। इसी के साथ में पब्लिक ओपिनियन भी यहां पर सामने निकल कर आए, वो सारी चीजें होनी चाहिए। तो एक मीनिंगफुल डायलॉग हो तभी जाकर यहां पर पब्लिक खुद अपने लिए अपने लोगों को चुने, तो तभी जाकर चीजें यहां पर नॉर्मल हो पाएगी। और तभी यहां पर ये गड्ढे खोदने वाले लोग हैं ना, इनको भी हम लोग उखाड़ कर फेंक पाएंगे। तो ये बातें बोलने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है उस आर्टिकल की ओर चलते हैं। ये आर्टिकल पाकिस्तान के बारे में, हमारा पड़ोसी देश लंगोटिया यार, हमारा भाई पाकिस्तान, ठीक है, तो उसके बारे में ये आर्टिकल है। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो कभी भी एक तरीके से अपने बारे में न सोचकर हमेशा ये सोचता है कि इंडिया को नीचा कैसे दिखाना है। मैक्सिमम अगर पीछे की पॉलिसी आज तक की उठाकर देखोगे तो यही एक बेसिक थीम रही है। तो यहां पर प्रेशर और पनिशमेंट की बात की जा रही है। पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा, इसीलिए उसने जो यहां पर इनके जो फूफा है उनको पनिशमेंट देना स्टार्ट किया। ये जो इनके फूफा जी हैं यहां पर अब तक जो बहुत सारे अटैक करा चुके हैं इंडिया के अंदर भी, और एक पूरा पैटर्न इनका चलता हुआ रहा था। इनको 10 साल की सजा इनके द्वारा सुनाई गई। तो उसी के बारे में यहां पर ये आर्टिकल है कि वास्तव में ही यहां पर ये इस तरीके लोगों को ये बिहाइंड द बार ले जाना चाह रहे हैं, इनके वास्तव में ही यहां पर ये टेररिस्ट को खत्म करना चाह रहे हैं, या फिर ये जो फाइनेंस सिलेक्शन टास्क फोर्स के द्वारा जो प्रेशर डाला गया है बस उसको दिखाने का एक तरीका है कि हाँ भैया हमको ब्लैक लिस्ट में मत डालो, ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दो। तो क्या है वो, उसके बारे में आर्टिकल में कुछ बातें जानने को मिलेगी। हाफिज सईद जो है वो एक यूएन डिजिग्नेटेड टेररिस्ट है, यानी कि यूएन के द्वारा उसको टेररिस्ट क्लेम कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर इसको टेररिस्ट की कैटेगरी में रखा गया हाफिज सईद को। और ये इंडिया और यूएसए के लिए काफी अच्छी बात थी, क्योंकि इसी के द्वारा यहां पर जो 2008 में मुंबई टेरर अटैक हुआ था, इसमें कसाब नाम का एक दरिंदा इंडिया के अंदर आया था और लगभग 166 लोगों, बेगुनाह लोग थे, इसमें बहुत सारे मुस्लिम लोग भी थे जिनकी जान चली गई थी। तो जब ये टेररिस्ट होते हैं नहीं देखते हैं कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, बस उनको ये दिखता है कि ये भारत का बंदा है, इसको खत्म करना है। तो ये कंडीशन यहां पर निकलकर सामने आई। तो यहां पर लाहौर एंटी टेररिज्म कोर्ट के द्वारा इनको यहां पर टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए यहां पर इनको सजा सुनाई गई, और खासकर इंटरनेशनल प्रेशर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। वरना 2008 से लेकर 2020 में हम लोग बैठे हैं, 12 साल हो गए, अब तक यहां पर इनके कान पर कोई जू नहीं चली थी। अब कैसे, अब यहां पर प्रेशर पड़ा है बहुत तकड़े वाला, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है। तो थैंक्स टू द डोनाल्ड ट्रंप, ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिली। अब यहां पर बात की जा रही है जो सईद है ये जेल में रहने वाले हैं। तो यहां पर ये ऑलरेडी अभी फरवरी के महीने में भी इनके द्वारा हरकतें की गई, पास्ट में भी कई सारी हरकतें की जा चुकी हैं, बल्कि मैं बोलूं तो 1990 से इनके द्वारा कई सारी ऐसी हरकतें की जा रही हैं हमारी कंट्री के खिलाफ। तो अब जाकर इनको सजा दी गई, अब तक तो पाकिस्तान मानने के लिए तैयार ही नहीं था। मुंबई टेरर अटैक जब किया गया, पाकिस्तान ने रिफ्यूज कर दिया था सईद को यहां पर और उसके नेटवर्क के ऊपर कोई भी स्टेप उठाने से। तो यूएसए के द्वारा प्रेशर डाला गया, तब जाकर चीजें जो थी वो नॉर्मल हुई, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यहां पर इनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया और बोला गया फिर ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे अगर ये चीजें नहीं सुधारेंगे। तो तब जाकर चीजें थोड़ी सुधारना स्टार्ट हुई। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसमें 39 मेंबर है। ये जो बॉडी है ये बनाई गई थी किसके द्वारा, तो ये बनाई गई थी G7 कंट्री के द्वारा। G7 कंट्री कौन सी है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि G20 कंट्री के बारे में पूछा जा सकता है, तो G7 तो फिर भी बहुत आसान है, तो इसके बारे में तो पूछा जा सकता है। तो G7 कंट्री के द्वारा 1989 में ग्रुप बनाया गया और बोला गया कि एक ऐसा ग्रुप हम लोग बनाएंगे जो ये देखेगा कि इंटरनेशनल लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग कहां हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब होता है, गलत तरीके से पैसे को यूज करना, तो उसको रोकने की बात की गई। और फिर इन्होंने आगे चलकर 2001 में इसमें टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी ऐड कर दिया, ताकि टेररिस्ट की जो एक्टिविटी होती है उनको भी रोका जा सके। तो ये एक तरीके से जो कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है वो यही है कि कैसे टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, और म्यूचुअल एक तरीके से ये अपने स्टेप उठाते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, उसके बाद में कंट्री को इसके अंदर डालते हैं। आज की डेट में यहां पर 39 मेंबर है, पेरिस फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और ये 1989 में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। 2 पर्पज हैं, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को याद रखना है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा जो यहां पर अभी ये स्टेप उठाए गए, तो अगले आने वाले साल में यानी कि 2021 में फरवरी के महीने में फिर से चेक करेंगे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना है या फिर इसको ब्लैक लिस्ट में डालना है या फिर और कोई स्टेप लेना है। तो अभी यहां पर जो पाकिस्तान ये स्टेप उठा रहा है, इसमें सीधा सीधा पर्पज ये है कि अभी जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग होगी उसको दिखाने के लिए ये ऐसी हरकतें की जा रही है। पास्ट में भी इसके द्वारा ऐसा ही किया गया है, ये कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। यही यहां पर राइटर बोल रहे हैं कि जो लेटेस्ट अभी यहां पर जो कंडीशन निकल कर आ रही है, मंथ आफ्टर फाइनेंशियल एक्शन
टास्क फोर्स की, जो यहां पर फोकस करती है कि ग्लोबल में डर्टी मनी वॉचडॉग यानी कि गलत तरीके से पैसे का यूज करने वाले के लिए ध्यान रखती है। और यहां पर जो टेररिस्ट के लिए फाइनेंसिंग करते हैं, अगर कहीं पर कोई टेररिस्ट अटैक हो रहा है तो वहां पर बॉम्ब भी चाहिएगा, हथियार चाहिए, उनको ले जाने के लिए लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है वहां पर वो काम कराने के लिए, तो बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। फरवरी 2018 में पाकिस्तान के यूएन के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जब इनको डाला गया, जिसमें जहां पर एलईटी और जो यहां पर जेयूडी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर इंक्लूड किया गया और उन पर बैन लगाने की बात की गई एफएटीएफ के द्वारा, बोला कि ये तो बैन लगाओ वरना हम आपके ऊपर बैन लगाएंगे। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आज की डेट में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रख चुकी है, पर लेकिन ब्लैक लिस्ट में जाना है या फिर उससे बाहर निकलना है वो देखने को बाद में मिलेगा। तो अगर पाकिस्तान ढंग से काम करता है तो सही है, वरना दिक्कत हो जाएगी। आखिर पाकिस्तान डर क्यों रहा है? पाकिस्तान इसलिए डर रहा है कि इकोनॉमिक सैंक्शन लग जाएंगे, यानी कि अभी जो है इनकी ऊपर से शर्ट उतरी है और पैंट उतरी है, अगर ये ऐसी हरकतें करते रहेंगे तो इनकी चड्डी भी उतर जाएगी और हाथ में कटोरा आ जाएगा। तो आप लोग बोल सकते हैं कि पाकिस्तान के हाथ में कटोरा ना आ जाए, इसलिए इन्होंने अपने फूफा को जेल में डाल दिया है। तो इसलिए यहां पर इस तरीके लोगों को जेल में डाला गया ताकि पाकिस्तान को जो भीख मिलती है यूएस से, अलग अलग कंट्री से, वो कंटिन्यूअस यहां पर मिलती रहे। पाकिस्तान जो है यहां पर एक तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकता अपने आप को ब्लैक लिस्ट में लाने पर, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो खंडर हो चुकी है और सईद को जेल में पहुंचाना ज्यादा फायदेमंद है इसको एज कंपेयर टू अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा बर्बाद करना। तो सईद के लिए जो स्टेप इनके द्वारा उठाया गया है वो वेलकम स्टेप है, पर लेकिन वो जेन्युइन है या फिर बस ऐसे ही कि हाँ लोगों को दिखाने के लिए काम किया गया है, तो वो अभी आगे देखने को मिलेगा। यानी कि पूरे दिल से काम किया गया या फिर आधे दिल से काम किया गया। तो यानी कि ऐसा तो नहीं है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में आंखों में धोखा एक तरीके से धूल झोंकी जा रही है। तो ये एक तरीके से पास्ट में अगर पाकिस्तान को देखिए, इन्होंने हमेशा जो इंडिया के खिलाफ या फिर अफगानिस्तान में जो एक तरीके से टेररिस्ट नेटवर्क है, यहां पर एक तरीके से उनकी सपोर्ट में इनके द्वारा काम किए जाते हैं और उन नेटवर्क को यूज किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में कई बार इनके द्वारा हरकतें करने के लिए। और अपनी कंट्री में खासकर ये ऐसे देखिए, अगर कोई सांप है ना, अगर कोई सांप को दूध पिलाता है तो इसका मतलब एक दिन उसको भी डसेगा। कई सारे ऐसे टेररिस्ट अटैक है, इवन इनके स्कूल में भी बच्चों के ऊपर टेररिस्ट अटैक किए गए, वहां पर कई सारे बच्चों की भी जान गई। और यहां पर आप लोग इनकी कंडीशन समझ सकते हैं, आज के में इन्हीं को सपोर्ट करते हैं। सबसे खतरनाक जो कंडीशन मुझे पाकिस्तान में लगती है वो इनकी मिलिट्री की। इनकी मिलिट्री कोई प्रोडक्टिव काम करती नहीं है, वो ये खोजती रहती है कि गड्ढा कहां खोदना है और कैसे इंडिया के अंदर एंट्री करनी है। तो ये जो भी गड्ढे खुदवाए जाते हैं ये पाकिस्तान की मिलिट्री के द्वारा गड्ढे खुदवाए जाते हैं यहां पर। तो ड्यूअल पॉलिसी है पाकिस्तान की टेररिज्म को लेकर, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म बोलते हैं। जो इनके कंट्री के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाते हैं वो बैड टेररिज्म है और जो बाहर टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाते हैं वो अच्छे टेररिस्ट हैं। यानी कि क्या बोलूं बस इसके बारे में। तो यहां पर एक तरीके से पाकिस्तान जो है अब जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग या टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर डिस्ट्रॉय करता है और प्रॉपर वे में ऐसी चीजें लेकर चलता है तो आने वाले टाइम में एक चांस है कि यहां पर कुछ चीजें सुधर सकती हैं, वरना सुधरने वाली चीजें अगर नहीं करेंगे तो फिर कंडीशन और ज्यादा बुरी होती नजर आएगी। ठीक है, तो ये बातें यहां पर बोली गई हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। छोटा सा आर्टिकल है, हालांकि इसके बारे में स्टार्टिंग में बताने वाला था, भूल गया। यहां पर बात की जा रही है कि एक तरीके से मिसिंग मसीहा बोल सकते हैं आप लोग, फॉल्स मसीहा या फिर झूठा मसीहा आप लोग बोल सकते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये, अभी बिहार के अंदर इलेक्शन हुए तो 4-5 जो सीट है वो इनको मिल गई। तो यहां पर जो सीट मिली और जो इनके द्वारा कंपेन किया गया और जो कंट्री के अंदर कंपेन इनके द्वारा किया जाता है, यह यहां पर असदुद्दीन ओवैसी। तो ये काफी खतरनाक लीडर आप लोग बोल सकते हैं। राइटर यहां पर ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को गुमराह करने का काम कर रहे हैं वो एक तरीके से आगे चलकर अगर ये और सीट जीत कर आते हैं तो ये एक तरीके से काफी खतरनाक होगा इन खुद मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। आखिर ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि यहां पर इनके द्वारा एक रिपोर्ट के बारे में बात की गई है और इस रिपोर्ट के बारे में भी आप लोगों को पहले कई बार बता चुका हूं। रिपोर्ट है सच्चर कमेटी रिपोर्ट। सच्चर के द्वारा यहां पर एक कमेटी बनाई गई, सच्चर कमेटी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर रिपोर्ट है वो। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, मैच करने के लिए आ जाते हैं कि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को किसके साथ किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाया गया था। तो सच्चर कमेटी जो रिपोर्ट लाई गई थी उसमें यह दिखाया गया था कि हमारी कंट्री में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी जो हालत खस्ता है वो किसकी वजह से, वो क्या कंडीशन यहां पर बनी हुई है। तो सबसे बड़ी जो चीज वहां पर कई सारी वहां पर सामने निकल कर आई, तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो लीडर हैं उन्होंने भी कभी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर फोकस नहीं दिया है। वो भी हमेशा चाहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी एक मॉडर्न एजुकेशन न ले सके। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोग देखें, एक बार में काफी पुरानी बात हो गई, हालांकि एक बार मुलायम सिंह जी का एक स्टेटमेंट सुनना था तो उसमें बोला था कि इंग्लिश पढ़ा के बच्चों को क्या करेंगे। ठीक है, मतलब वो चाहते ही नहीं कि जो बच्चे हैं वो इंग्लिश पढ़ें, एक अच्छी चीजें समझे या फिर बाहर पढ़ने के लिए जाएं। उनके खुद के बच्चे बाहर पढ़ के आएंगे पर यहां पर इंग्लिश नहीं पढ़ानी है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन कई बार आप लोगों को देखने को मिल जाती है। एपीजे अब्दुल कलाम सर की एक किताब पढ़ रहा था मैं, उसमें भी उनके द्वारा एक कमेंट किया गया था उनके ऊपर कि आखिर आप हिंदी में अपने साइन क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ ऐसी स्टेटमेंट थी वहां पर, किताब पढ़ी तो उस टाइम पर मैंने जाना। तो इस तरीके से मतलब ऐसी ऐसी हरकतें की जाती हैं लोगों के द्वारा अपने आप को
सुपीरियर दिखाने के लिए कई बार, हाँ ये सही चीज है कि हिंदी हम लोग को सीखनी चाहिए, पर लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि उसको फोर्स करना चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये जो बेसिकली बातें बोलते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में कि मुस्लिम कम्युनिटी कैसे यहां पर ऊपर उठ सकती है, ये जो अपने अपने विचार उसके लिए लेकर आते हैं, तो ये आने वाले टाइम में और ज्यादा एक तरीके से डिग्रेड करते हुए नजर आएंगे मुस्लिम कम्युनिटी को, ऐसा बोल जा रहा है, क्योंकि इनका जो सॉल्यूशन है वो एक तरीके से बीमारी से भी ज्यादा बदतर करने वाला है सिचुएशन को। यानी कि ये जो है हमेशा कट्टरपंथी की बातें करते हैं, सोसाइटी को जोड़ने की नहीं, सोसाइटी को डिवाइड करने की बातें करते हैं। तो ऐसी बातें यहां पर इस आर्टिकल में राइटर बोल रहा है। तो राइटर काफी गुस्सा है इनके ऊपर, बोल रहे हैं कि इस तरीके के इंसानों को अगर लीडर बनाया जाता है तो फिर यहां पर समझ में आता है, बिल्कुल ऐसे जैसे यूएसए के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को चुनकर लाया गया था, तो फिर बाद में काफी कुछ झेलना पड़ गया, यूएसए की इमेज कैसी हो गई। तो देखते हैं आगे कंडीशन क्या बनती है। आगे अभी जो इलेक्शन होने वाले उत्तर प्रदेश में, तो काफी बड़ा सेक्शन उत्तर प्रदेश में मुस्लिम कम्युनिटी का है, क्या वहां पर भी इनको कोई सीट मिलती है? अगर ये पॉलिटिकल पार्टी एक नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है तो ये देश के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी, ये राइटर यहां पर बोल रहे हैं। क्योंकि ये ऐसे इंसान है जो कहने के लिए कम्युनिटी के बारे में बात करें, पर लेकिन असलियत में बस अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं। कम्युनिटी का इसका दूर दूर से कोई नाता नहीं है, अगर पास्ट में इनका रिजल्ट उठाकर आप लोग देखोगे तो ये बातें हैं। बाकी आप लोग जाने इसकी इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। ये यहां पर राइटर की राय थी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है और ये एक अच्छा क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने, इसको पढ़िए पहले। बात यहां पर ये की जा रही है कि हमारी कंट्री में जो अभी ट्रेड एग्रीमेंट को बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री में ग्रोथ जो है वो पुराने जो ट्रेड एग्रीमेंट किए गए हैं उसकी वजह से कम हुई है। तो ये एक तरीके से ब्लेम गेम वाली पॉलिसी है, यानी कि ब्लेम किया जा रहा है अपनी पॉलिसी एरर को छिपाने के लिए। तो ये यहां पर एक तरीके से इसके ऊपर आप लोग कमेंट करना है। आर्टिकल में आप लोगों को समझाता हूं कहां से निकल कर आया। हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद, तो उनके द्वारा अभी एक स्पीच में स्टेटमेंट दी गई कि हमारी कंट्री में जो आज की डेट में जो बेसिकली ग्रोथ है वो लो चल रहा है, और हमारी कंट्री में जो कंडीशन बनी हुई है उसमें बहुत बड़ा रीजन जो है वो यहां पर उस चीज का है जिसकी वजह से हमारी कंट्री में आज के डेट में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को साइन नहीं किया गया है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप 16 मेंबर की एक कंट्री है, जिसमें से इंडिया बाहर निकल गया था, 15 मेंबर की कंट्री रह गई है। पहले उसमें यहां पर टोटल मिलाकर आप लोगों को मैंने बताया भी था, उसमें आसियान प्लस 5 कंट्री और आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो आज के में 15 कंट्री हैं वहां पर, तो प्लस 5 कंट्री कौन से हैं वो आप लोग बताइएगा। अभी यहां पर हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा जो अपना स्पीच दिया गया ट्रेड के ऊपर, उसमें जो बातें इनके द्वारा बोली गई, तो उससे यहां पर राइटर जो है वो बिल्कुल भी सहमत नहीं है, तो वो उसी को लेकर यहां पर बातें बोल रहे हैं। तो मिनिस्टर जो है यहां पर वो बिलीव करते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है यहां पर हमारी कंट्री में वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से यहां पर गलत डायरेक्शन में चली है। तो आउटकम जो यहां पर बोल रहे हैं वो सही नहीं है यहां पर ग्लोबलाइजेशन का, पहले भी ऐसी स्टेटमेंट देखने को मिली थी। तो कॉस्ट जो है यहां पर इंडिया आज के डेट में पे कर रहा है, यानी कि जैसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी कंट्री में हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट चैलेंज हमारी कंट्री में देखने को मिल रहा है, ठीक है, ओवर डिपेंडेंसी इंपोर्ट के ऊपर हमारी हो रही है। तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से यहां पर कहीं ना कहीं हम लोगों को इससे दूर हटना चाहिए। यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी कंट्री बाहर से सामान खरीद कर लेकर आ रही है। एम्प्लॉयमेंट चैलेंज हमारी कंट्री में लोगों को जॉब नहीं मिल रही है क्योंकि हमारी कंट्री मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं है, बना बनाया सामान बाहर से आता है। इसी के साथ में ओवर डिपेंडेंसी इंपोर्ट के ऊपर अगर हो जाती है तो ये हमारे लिए और खतरनाक होता है कल को अगर कंडीशन खराब होती है। तो मिनिस्टर जो है वो अपनी जगह हो सकता है कुछ राइट भी हो, पर लेकिन जो बातें उनके द्वारा बताई जा रही है कि आज की डेट में जो खासकर जो एग्रीमेंट किए जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उनके चलते चीजें हो रही हैं, तो वो सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर पास्ट में आप लोग अपनी कंट्री की हिस्ट्री दिखोगे तो एक्सपोर्ट लेड जो ग्रोथ है वो हमारी कंट्री में अगर आज के डेट में आप लोग बात करोगे उसने काफी बड़ा रोल प्ले किया गया। पर लेकिन आज की डेट में पिछले कुछ समय में चाहे वो बीजेपी की बात कर लीजिए चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए, इन्होंने उन चीजों को समझा नहीं है जो पास्ट में कुछ एक बेस हमारी कंट्री में बनाया गया था। 1995 से लेकर 2018 तक का अगर टारगेट आप लोग देखिए, इंडिया का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट ग्रोथ था वो यहां पर 13.4 था डॉलर में एनुअली, और ये वर्ल्ड में तीसरे नंबर का बेस्ट परफॉर्मेंस थी। पहले नंबर पर बात करिए चाइना और दूसरे नंबर पर यहां पर कौन सी कंट्री थी वो भी आप लोग बताऊंगा, आप लोग जाकर सर्च कीजिए एक बार इसके बारे में। तो यहां पर जो 50 टॉप है उसमें से तीसरी कंट्री थी, ठीक है। इसी के साथ में नियरली ट्वाइस वर्ल्ड एवरेज ग्रोथ हमारा देखने को मिल रहा था बिहाइंड चाइना इस पर्टिकुलर एरिया में। ओवर अगर देखिए जस्ट ओवर 15% की बात की जा रही है। चटर्जी सुब्रमण्यम जो एक पेपर है इसके द्वारा यहां पर इनके द्वारा पब्लिश की गई कई सारी बातें, इसमें बोला गया कि जो जीडीपी में ग्रोथ का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो काफी अच्छा रहा यहां पर, खासकर 3 डेकेड सिंस 1990 से अगर आप लोग बात करके हैं तो यहां पर काफी अच्छा आप लोगों को देखने को मिला। परफॉर्मेंस जो है यहां पर रिपीटेडली ओनली लिमिटेड प्रोग्रेस के साथ साथ में अगर देखिए पोटेंशियल जो आप लोग देखते हैं वो काफी अच्छा रहा। रियल चैलेंज कई जगह आप लोगों को देखने को मिले, हालांकि अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें
वो देखिए ओनली लिमिटेड प्रोग्रेस देखने को मिलती है कई बार, ठीक है। पर लेकिन अगर रिलेटिवली आप लोग बात करें इंडिया का पोटेंशियल के बारे में तो काफी अच्छा है, पर लेकिन उस पोटेंशियल को हम लोगों ने कभी भुनाया नहीं है। कई बार भी ऐसी कंडीशन आप लोगों को भी देखने को मिलेगी। जो गैप रहा है यहाँ पर पॉलिटिकल, जो एक तरीके से आज के डेट में जो पॉलिटिकल जो प्रेजेंट किया गया रियल चैलेंज, वो यहाँ पर अभी जो हमारी कंट्री में एक्सटर्नल अफेयर भी जिस तरीके से चीजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो अपनी गलतियों को छिपा रहे हैं। इंडिया में जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो अपना मोमेंटम लॉस्ट कर चुका है रिसेंटली अभी ईयर में। इसमें कांग्रेस का भी काफी बड़ा हाथ रहा है। नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्ग रुपी के ऊपर फोकस कर रही है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि इंपोर्ट करना बिल्कुल बंद कर दो, तो एक्सपोर्ट करना जो है वो स्टार्ट कर दो। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग अपनी ही कंट्री पर फोकस देकर चलेगा। आप लोग ये सोचिए हमारी कंट्री वर्ल्ड में काफी अच्छी पोजीशन पर है। जब हम लोग क्रूड ऑयल से जो हम लोग मटेरियल निकाल कर लेकर आते हैं, जैसे ग्लिसरीन हो गया या दूसरी चीजें होगी, हम लोग क्रूड ऑयल लेकर आते हैं, कच्चा तेल, कच्चे तेल से पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, मिट्टी का तेल निकालते हैं, ग्लिसरीन निकालते हैं, कई सारे और प्रोडक्ट निकालते हैं, तो उनको फिर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग अपना इंपोर्ट खत्म करेंगे इस तरीके से, तो हम लोग एक्सपोर्ट पर भी काफी इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो ये चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो लो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी कंट्री में, वो काफी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो हम लोग बात करते हैं, कहने के लिए लो है हमारी कंट्री में। पहले हाँ, कहने के लिए हमारी कंट्री में अच्छा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग अच्छी हो रही है, पर आज की डेट में भी हमारी कंट्री में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कोई आसान काम नहीं है। ये कहीं ना कहीं इंपोर्ट के ऊपर जो कंडीशन पड़ती है, तो उसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट भी यहाँ पर एक तरीके से कॉम्पिटेटिव नहीं रहता है, ठीक है। इसी के साथ में अगर इंपोर्ट के ऊपर आप लोग टैरिफ लगाओगे, जैसे आज के डेट में हम लोग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि एपीआई बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, उनसे हम लोग दवाई बनाते हैं। अगर एपीआई हम लोग बाहर से लेकर आ रहे हैं और उसके ऊपर हम लोग टैरिफ लगाएंगे, तो महंगी एपीआई खरीद कर लेकर आएंगे, जैसे दवाई के सोल्ट होते हैं उसको एपीआई बोल सकते हैं, तो फिर हम लोग उनको बाहर ले जाकर महंगा बेचेंगे। तो हमारी कंट्री में अगर वे महंगी आएंगी तो हमारी दवाई का प्राइस भी महंगा होगा, तो हमारी दवाई जो है वो महंगी मार्केट में बेची जाएंगी। और इसी के चलते हमारी कंट्री में जो दवाई बनाने वाली कंपनी है उनकी रेपुटेशन भी काफी खराब पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली, क्योंकि जो दवाई थी वो अप टू द मार्क नहीं थी, उसमें फ्रॉड देखने को मिला था। तो इसलिए हमारी इमेज काफी खराब देखने को मिली थी। अगर 1995 से लेकर 2018 तक का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो एवरेज 12.1% से बढ़ा है, ठीक है। ये नियरली ट्वाइस है वर्ल्ड एवरेज के, जो कि आप लोग बहुत ही, हम लोगों ने चाइना और वियतनाम को भी यहां पर जो एक तरीके से अगर बेस्ट थर्ड बेस्ट परफॉर्मेंस में अगर देखिए, ठीक है, तो सरपास्ट ओनली कौन है हमारी, ओनली हमसे ऊपर चाइना और वियतनाम, बाकी हम अच्छी पोजीशन पर हैं यहाँ पर। इस साल में अगर आप लोग देखिए 2012 से अगर आप लोग देखिए वर्ल्ड में जो एक्सपोर्ट है वर्चुअली अगर देखिए, ठीक है, तो वो काफी ज्यादा कम रहा, पर लेकिन इंडिया ने कंटिन्यूअसली गेन किया, क्योंकि हमारी कंट्री जो है वो एक अलग ही तरीके की इकोनॉमी है। जैसा मैं आप लोगों को बताता हूं पहले भी, हमारी कंट्री में जो अलग पैटर्न अगर आप लोग देखिए, नॉर्मली अगर कोई कंट्री की इकोनॉमी बढ़ती है तो पहले प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी पर ऐसे चलती है। हमारी कंट्री प्राइमरी से सीधा टर्सरी यानी कि सर्विस सेक्टर पर जंप की है, पर लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारी कंट्री में एक तरीके से गायब रहता है। तो कई सारी ऐसी चीजें, हमारी कंट्री खुद की एक बहुत बड़ी मार्केट है जो कंजप्शन में यूज जाती है, तो बाहर के लिए डिपेंडेंसी हमारी कम रहती है, तो वो भी एक काफी बड़ा रीजन है। हमारी कंट्री में लोग पैसा सेव करना ज्यादा पसंद करते हैं एज कंपेयर टू खर्च करना, तो अलग अलग तरीके से पैसे को सेव करते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज है, तो जो कि हमारी कंट्री के लिए पॉजिटिव है। इसलिए बाहर की कंट्री में अगर कुछ उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं तो हमारी कंट्री पर इंपैक्ट कम पड़ता है, तो वो एक अच्छा उदाहरण था वहां पर। अगर बात करें इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट के बारे में, तो इंडिया की जो रैंक है विद इन टॉप 10 अमंग, अगर बात करें यहां पर तो टॉप 50 मेजर एक्सपोर्टर में आप लोगों को नजर आएंगे, टॉप 10, ठीक है। अगर इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर आप लोग बात करिए, वो 2012 से क्राइसिस में देखने को मिला, तो इसका बेसिक रीजन पॉलिसी में गलतियां थी। मनमोहन सिंह जी की जो गवर्नमेंट थी उनके द्वारा जो पॉलिसी लाई गई वहां पर, वो एक तरीके से ऐसी पॉलिसी लाई गई कि कोई डिसीजन ही नहीं लेना है, पेंडिंग पड़े हुए दुनिया भर के काम और दुनिया भर के घोटाले वहां पर देखने को मिले उस टाइम पर, कांग्रेस के टाइम पर। तो ये जो सिचुएशन वहां पर देखने को मिली उसने काफी चीजों को बर्बाद करके रख दिया, तो यहां से चीजें जो थी वो डामाडोल होना स्टार्ट हो गई, वरना उससे पहले जो सिचुएशन थी वो काफी अच्छी चल रही थी। अगर 2006 से 2012 के बारे में बात करें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो ग्रोथ था वो एवरेज 9.5% पर ईयर से बढ़ रहा था। इंडिया ट्रेड ओपननेस जो थी वो पीक पर चल रही थी, हाई ग्रोथ देखने को मिल रहा था, और हाईएस्ट नंबर ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री में हमारी कंट्री में जो लोग थे वो गरीबी से बाहर निकल कर आए उस टाइम पर। यानी कि 2006 से लेकर 2012 तक का जो टाइम ड्यूरेशन था वो लगभग काफी अच्छा रहा। फिर उसके बाद में, हालांकि 2010 के बाद में उल्टी सीधी हरकतें होना स्टार्ट हो गई थी, जैसे कई सारे घोटाले देखने को मिले, तो उस टाइम पर क्या क्या चीजें होना स्टार्ट हो गई तो वो समझाया गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो ग्रोथ था वो घटकर 7.4 पर आ गया। रीजन क्या था? करप्शन, बहुत सारे स्कैंडल करप्शन निकल कर आए, बैंकिंग सेक्टर में क्राइसिस देखने को मिला, कई सारे बैंक भी फेल होते हुए नजर आए, ऊपर
से रही सही कसर पूरी कर दी डिमोनेटाइजेशन ने, और फिर उससे भी सोने पर सुहागा हो गया। क्या यहां पर ये हो गया, यहां पर एक तरीके से जो बैडली जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया, जिसको अब तक भी हम लोग प्रॉपर वे में नहीं सुधार पाए हैं। तो ये वो चीजें हैं जिन्होंने कंडीशन जो थी वो काफी लेवल पर खतरनाक माहौल क्रिएट कर दिया कंट्री के अंदर में, जो कि यहां पर प्रॉपर इकोनॉमी को बर्बाद करता हुआ चला गया। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज है यहां पर, ना कि ट्रेड एग्रीमेंट, जो ट्रेड एग्रीमेंट को बोल रहे हैं ना कि ट्रेड एग्रीमेंट ने कंडीशन बिगाड़ दी, तो ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, अपनी गलतियों को मत छुपाइए। हरकतें यहां पर हो रखी हैं और आप लोग ट्रेड एग्रीमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। ओपननेस टू द ट्रेड अगर बात करें यहां पर, वो बेसिकली अगर बात करें तो यहां पर अगर आज के डेट में आप लोग देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड में कोविड-19 ने चीजें बर्बाद कर दी हैं, तो ओपननेस अगर ट्रेड को आप लोग करेंगे तो वो तो और अच्छी पोजीशन प्रोवाइड कराएगा, लोगों को जॉब देगा। तो आज की डेट में अगर बात करें जो फाइनेंशियल पोजीशन है, चाहे आप लोग घरों की बात कर लीजिए, गवर्नमेंट की बात कर लीजिए, बैंक की बात कर लीजिए, सबकी वीक चल रही है, कोई अपने पैरों पर नहीं खड़ा है प्रॉपर में, सब डगमगा रहे हैं। तो इस टाइम पर सिचुएशन सुधारना है तो ओपन करना पड़ेगा, प्रॉपर वे में आप लोगों को चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो चाइना के द्वारा 140 बिलियन के करीब अपने जो बेसिकली एरिया था 140 बिलियन के करीब डॉलर का, वो एक तरीके से खत्म कर दिया था वहां पर, और उसमें कई सारी कंट्री जैसे वियतनाम हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो उनके द्वारा अटेंड किया गया उनको, जैसे क्लॉथ हो गया, लेदर हो गया, फुटवेयर हो गया, हम लोगों ने उसका भी फायदा नहीं उठाया उस टाइम पर, वरना फायदा उठाया जा सकता था। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट जो थी वो कैपेबल नहीं थी फायदा उठाने में, अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने छोड़ दी उस टाइम पर, ठीक है। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 60 बिलियन के करीब है। लो स्किल्ड एक्सपोर्ट के बारे में हम लोग बात करें, यानी कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं हमारी कंट्री में लकड़ियों का सामान बनाकर बेचा जाता है, बाहर की कंट्री में काफी ज्यादा खरीदा जाता है उसको, तो वो जो लो स्किल्ड वाला है वो भी हमारी कंट्री में प्रॉपर काम नहीं हो रहा है। ट्रेड ओपननेस यहां पर होना चाहिए एक तरीके से। पॉलिसी के ऊपर जो डिबेट के बारे में बात करें तो पॉलिसी मेकर को फोकस देकर चलना चाहिए कि इंडिया जो है 1991 के कंपेयर में हमारी कंट्री में कई सारी चीजें अगर आज के डेट में आप लोग देखिए काफी ज्यादा कम होती नजर आ रही है। लो क्वालिटी के प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं, लो ग्रोथ देखने को मिल रहा है। किसके बारे में बात की जा रही है? लो स्किल एक्सपोर्ट के बारे में, जहां पर सबसे ज्यादा जनता है पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो उसको हम लोग प्रॉपर वे के आगे नहीं चल रहे हैं। अगर ओपननेस और ग्लोबलाइजेशन को हम लोग ब्लेम कर रहे हैं तो ये गलत तरीका है, इस तरीके से आरोप लगाना वो गलत होगा। और सबसे खतरनाक तो बात ये टाइमिंग ही गलत है ऐसा आरोप लगाने की। अब तो कंट्री की इकोनॉमी वैसे ही डूब रही है, अब तो कम से कम सुधर जाओ। तो ये सारी चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो जो हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, जो बातें यहां पर बोल रहे हैं, जो ट्रेड एग्रीमेंट को उन सब चीजों को ब्लेम कर रहे हैं, वो गलत है। एक पॉलिसी एरर जो चल रही है यहां पर पहले वाली गवर्नमेंट की और प्रेजेंट गवर्नमेंट की, उनको छुपाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो इस तरीके से ब्लेम गेम चल रहा है। इंडिया को स्विच करना चाहिए यहां पर, जो स्ट्रॉन्ग रुपी यानी कि इंपोर्ट पर जो एक तरीके से जो रोक लगा रहे हैं उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे खासकर नॉन रिच इंडियन को नुकसान होता है। मान लीजिए बाहर से कोई प्रोडक्ट हम लोगों ने लाना बंद कर दिया आज के डेट में, तो हमारी कंट्री में महंगा होगा, तो जो गरीब सेक्शन है, जो मिडिल सेक्शन है, उसको काफी ज्यादा नुकसान होगा यहां पर, ठीक है। जो अमीर सेक्शन है उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए यहां पर काफी ज्यादा लॉस होगा लेबर इंटेंसिव सेक्टर का, तो उसको हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये हम लोग का जो एक तरीके से आज के डेट में कंडीशन चल रहा है वो उसको हम लोग को ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। खासकर इन चीजों को सपोर्ट करना चाहिए आज की डेट में, तो जब यहां पर लोगों की जॉब जा रही है। और इनडायरेक्ट वे में जो लोग जो है, कई सारे लोग तो जो खासकर किसानों की बात कर लीजिए, चाहे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर की बात कर लीजिए, कोई भी प्रॉपर वे में चीजों को हैंडल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो देखने को मिल रही है तो इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ये है पर्टिकुलर आर्टिकल। आई होप कि अब क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाओगे कि पॉलिसी में प्रॉब्लम है ना कि ट्रेड एग्रीमेंट में, ये समझाने की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर ये छोटा सा आर्टिकल एक इसको बारे में आप लोगों को बता देता हूं। जो दवाइयां हैं वो आने वाली हैं जल्दी ही, यहां पर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कोविड-19 से रिलेटेड, पर लेकिन सप्लाई चेन कैसी होने वाली है, किसको हम लोग लेकर जाने वाले हैं, क्या उसके लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, प्रायोरिटी किसको रहने वाली है, किसको यहां पर ये दवाई मिलने वाली है। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर होने वाली है। आपके किस तरीके से इसको टैकल किया जाएगा। सबको कोविड-19 से दवाई के डोज देने हैं, तो कैसे आप लोग ये डोज रेगुलर आप लोग दे पाओगे, तो ये चीजें यहां पर काफी अच्छे से ध्यान देने वाली होगी। तो ये चीजें हम लोग को ध्यान रखकर चलनी पड़ेगी। इसी के साथ में डेटा पॉइंट बोला गया, कुछ कंट्री ऐसी है जहां पर कोविड-19 का इंपैक्ट काफी कम पड़ा, उन्होंने चीजों को टैकल कर लिया। सिंगापुर हो गया, ठीक है। इसी में यहां पर बात की जा रही है, न्यू केसेस भी कई कंट्री में काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो कई सारी कंट्री पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा इसका। तो कोविड-19 का इंपैक्ट है बेसिकली जो उस दिन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो वही बातें यहां पर फिर से समझाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। एक छोटी सी बात जाते हुए वो ये है, अभी यहां पर आप लोग देख रहे हैं कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि जैसे तैसे अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। तो आप लोग छोटा सा एक रोल प्ले यहां पर कर सकते हैं। वो ये होगा कि अगर आप लोगों के पास में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं, कुछ ऐसे सर्दियों के कपड़े जो छोटे हो गए हैं, आप लोग यूज नहीं करते हैं, पुराने हो गए हैं जो बेसिकली, तो वो यहां पर आप लोग इनको दे सकते हैं। जो इस तरीके से लोग जो हैं, सर्दी आने वाली है, बहुत खतरनाक सर्दी पड़ती है कई बार, तो इसलिए ये छोटा सा एक आप लोग अपनी साइड से
जहां पे भी आप लोगों को लगे आप लोग ये एक योगदान दे सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, अनयूज्ड जो भी आप लोगों को लगता है वो चीजें आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। और घर वालों से डिस्कस कर लीजिएगा, बोले फिर कभी बोलो कि सर ने बोला था इसलिए दे दिया और फिर घर वाले आप पर चिल्लाएं, तो वो चीजें थोड़ा देखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हाँ मेरे हाथ में जो चोट लगी हुई है, उसमें कई सारे बच्चे जो हैं उसको इस तरीके से भी मतलब एक तरीके देख रहे हैं कि सर काफी मोटिवेशन है, वो सारी चीजें हैं, वो मोटिवेट करने के लिए तो आप लोगों को बनाया गया था। पर लेकिन एक बेसिक जो रीजन था जो मैं कमेंट में काफी कम देखने को मिला, वो ये था कि उन चीजों को आप भी समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई ऐसा पर्सन मिलता है जिसको दिखता नहीं है, जो चल नहीं पाता है, या फिर कोई और दिक्कत उसके शरीर में देखने को मिलती है, तो आप लोग भी उनको समझिए कि हाँ आप लोग एक तरीके से उनकी दिक्कत को समझिए और एक तरीके से ये समझिए कि वो कितनी जिंदगी के साथ में अपनी लड़ रहे हैं, और वो उनसे आप लोग मोटिवेट होने की कोशिश कीजिए, ना कि उनको बेचारे वाली नजरों से देखिए। एक तरीके से आप लोग उनसे एक अच्छा एक इंस्पिरेशन लीजिए आप लोग। वो बेसिकली मेरा पर्पज था उस वीडियो को बनाने का, ठीक है। बाकी आप लोगों के द्वारा काफी अच्छे से उस वीडियो को सराहा गया, तो काफी अच्छा लगा। बेसिकली मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और कुछ नहीं है उसके अंदर, तो आई होप कि आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाए हैं बहुत सारे बच्चे, तो वो अच्छा लगा अंदर से, ठीक है। एक अच्छा लगता है यार, एक अलग सा परिवार बन गया है, आप लोगों के साथ में एक अलग सी फीलिंग रहती है, तो उसको मतलब शेयर करके अच्छी सी फीलिंग आती है कि हाँ मतलब कुछ नहीं तो मतलब मैं आप लोगों से बातें कर सकता हूँ और कुछ नहीं तो, ठीक है। आप लोग भी कई सारे बच्चे अपने जो व्यूज शेयर करते हैं, तो अच्छा लगता है आप लोग कमेंट पढ़ के, तो इसलिए जो भी माइंड में होकर जरूर लिखा कीजिए, ठीक है। अगर कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहती है, आप लोगों को लगता है कि पर्सनल चीजें कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं कर सकते हैं, तो फेसबुक पर वीर तालियन के नाम से पेज है, प्रोफाइल की बात नहीं कर रहा हूं, पेज पे जाइएगा, क्योंकि वहां पर कमेंट पढ़ना आसान रहता है, तो वहां पर जाकर आप लोग पर्सनल अगर कोई चीजें तो वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। बाकी मेरे साथ में आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर कनेक्ट रह सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाते हैं। पॉलिटिकल लेक्चर या फिर जो भी मैंने सीरीज बना रखी है उनको जरूर शेयर कीजिए, जिसके पास में पैसा नहीं है अगर पढ़ना चाहता है तो आसानी से उसको एंजॉय कर सके। और यहाँ पर भी आप लोगों को वीडियो के नीचे भी कई सारी प्लेलिस्ट मिल जाती है, जहां पर सारे लेक्चर एक जगह इकट्ठे मिल जाते हैं। बाकी पीडीएफ यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। अगर यहाँ पर आप लोगों को आज के डेट में आप लोगों को अगर नोटिफिकेशन भी नहीं मिलता है लेक्चर का, तो भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।